हाय एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सीडीपी की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं सीडीपी का टेस्ट दूंगा, स्पेशल सीटेट फरवरी 2026 के लिए। इस टेस्ट में जो टोटल आपके क्वेश्चन होंगे वो होंगे 30। अगर आप लोग 30 में से 12 से 15 प्रश्न सही कर लिए तो आपकी सीडीपी की तैयारी बहुत अच्छी है। तो चलिए भाई क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है कि क्रांतिक अवधि के संप्रत्यय की क्या अवधारणा है। विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति, वातावरण का विकास पर कोई प्रभाव न होना, आनुवंशिकता का विकास पर बहुत कम प्रभाव होना, या जो है पुरस्कारों का विकास के दौर पर नकारात्मक प्रभाव होना। बताइए। बहुत अच्छे भाई, सभी लोग पहले प्रश्न का जवाब देने का प्रयास करना। चलिए, पहले प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकास के दौरान अपरिवर्तनीय क्षति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। केवल स्वभाव ही विकास निर्धारित करता है, पालन पोषण जो है विकास को प्रभावित करता है, या विकास हमेशा निरंतर होता है, या विकास हमेशा अनिरंतर होता है। बताइए। विकास की नमनीयता में विश्वास रखने वाले सिद्धांतकारी निम्न में से किस दृष्टिकोण को मानते हैं। ये वाला कि पालन पोषण विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। बहुत छोटे बालकों के लिए समाजीकरण की प्राथमिक संस्था कौन सी है। मुद्रक संचार, धार्मिक संस्था, विद्यालय, या तत्कालीन परिवार। बताइए। बहुत छोटे बालकों के लिए क्या समाजीकरण की प्राथमिक संस्था है, तो वो है तत्कालीन परिवार। ठीक है, यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। उन्नत आयोजक, संहिता, उपकरण, या स्कीमें। बताएंगे सब लोग। जीन पियाजे के सिद्धांत में क्रियाओं और विचारों की संगठित प्रणाली जो व्यक्तियों को उनके जीवन से संबंधित वस्तुओं और घटनाओं को मानसिक रूप से प्रस्तुत करने और सोचने की स्वीकृति देती है, क्या कहलाती है। वो स्कीमें कहलाती हैं। चौथा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। और भी क्लासेस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी तो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। अगला प्रश्न है। जीन पियाजे के जो है संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। उत्तर पारंपरिक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, या औपचारिक संक्रियात्मक। बताइए सब लोग। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस चरण पर अधिकतर बच्चे दूसरों के दृष्टिकोण को समझने में विशेषता कठिनाई महसूस करते हैं। 5 का जवाब देने का प्रयास करेंगे तो यहां पे पूर्व संक्रियात्मक हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसका उत्पाद है। आनुवंशिक स्वभाव, केवल अवलोकन और अनुकरण, या सामाजिक संपर्कता, या अस्मिता निर्माण। बताएंगे सब लोग। लेवाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास किसका उत्पाद है। सामाजिक संपर्कता का है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। जीरोम ब्रूनर, डेविड ओसोबेल, या जीन पियाजे, लेवाइगोस्की। बताइए। निम्न में से किसका मानना है कि मानवीय गतिविधियां सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में विकसित होती हैं और उन परिप्रेक्ष्यों से हटकर उन्हें समझा नहीं जा सकता। किसका मानना है। ये मानना है भाई लेवाइगोस्की का। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने
हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित है? बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण पर बच्चों के नैतिक तर्क दंड से बचने हेतु आज्ञाकारी होने पर आधारित है? तो यहां पे पूर्व परंपरागत स्तर हो जाएगा। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? बताएंगे सब लोग। 9 का करेक्ट आंसर क्या होगा? निम्न में से कौन सी एक संरचनावादी अध्यापक की विशेषता है? ऐसी गतिविधियां आयोजित करना जिससे विद्यार्थियों की अवधारणाओं को चुनौती मिले। ठीक है, यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो कि हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि को जो है बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया है? प्राकृतिक बुद्धि, स्थानीय बुद्धि, या बोधन बुद्धि, या अंतर्वैयक्तिक बुद्धि? बताइए। हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया? हार्वर्ड गार्डनर ने अपने बहुबुद्धि सिद्धांत में निम्न में से किस बुद्धि प्रकार को शामिल नहीं किया था? तो बोधन बुद्धि को नहीं शामिल किया था। ठीक है, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसमें 8 प्रकार की जो है बुद्धियां शामिल हैं हार्वर्ड गार्डनर की। ठीक है, चलिए, अवगेथन और यहाँ पे तर्क वाला प्रश्न है। जब शुरुआत में कोई विद्यार्थी किसी समस्या को हल नहीं कर पा रहा हो तो अध्यापिका को उसे बोल बोलकर सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मौखिकीकरण और बोल बोलकर सोचना विचारों को क्रमिक करता है और दी गई समस्या को जो है हल ढूंढने में मदद करता है। बताएंगे सब लोग 11 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसमें दोनों आपके सही हैं, ए और आर दोनों सही हैं, और यहाँ पे आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे, कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि अंतर जेंडर पारस्परिकता को प्रतिबंधित किया जाए, जेंडर भेदभाव पर चर्चा करने से बचा जाए, ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किया जाए जो उन रूढ़िवादियों को चुनौती दे, रोजमर्रा की गतिविधियों द्वारा जेंडर पक्षपात किया जाए। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है। बताइए, 12 का जवाब दीजिए। कक्षा में जेंडर रूढ़िवादिता को रोकने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जाएं जो उन रूढ़िवादितों को चुनौती दें। ठीक है, तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो, एक अध्यापक के तौर पर आप अपनी कक्षा में मौजूद व्यक्तिगत विभिन्नताओं को अपनाने के लिए निम्न में से क्या करोगे? मिश्रित योग्यता समूह बनाना, पाठ्यक्रम को समृद्ध करना, अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाना, या विद्यार्थियों का नामकरण करना? बताइए, क्या करेंगे आप? तो यहाँ पे पाठ्यक्रम को हम समृद्ध करेंगे और जो है अध्यापन के बाल केंद्रित तरीके अपनाएंगे और विद्यार्थियों का नामकरण करेंगे। ठीक है, यहाँ अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो, विद्यार्थियों में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है कि कक्षा में चर्चा और बहस को टाला जाए, विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए, रट कर याद करने पर बल दिया जाए, या विद्यार्थियों को सहयोगात्मक कर देने से बचा जाए?
बताइए विद्यार्थी में समालोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए जरूरी है क्या? जरूरी यह है कि विद्यार्थियों को चिंतन का समय दिया जाए। ठीक है, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? परीक्षा केंद्रित, मानदंड संदर्भित, रचनात्मक, मानकीकृत। अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? चलिए, अधिगम हेतु मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए? रचनात्मक होना चाहिए। ठीक है, तीसरा ऑप्शन यहां पे आपका बिल्कुल भाई करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो, विभिन्न सजाती समूहों से संबंधित विद्यार्थियों से युक्त कक्षा में एक अध्यापिका को क्या करना चाहिए? विद्यार्थियों को समान सजातियों के आधार पर वर्गीकृत कर देना चाहिए, ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो, प्रभुत्ववादी संस्कृति पर आधारित मानकीकृत पाठ्यक्रम के आधार पर पढ़ाना चाहिए, या विद्यार्थियों के बीच व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। बताइए 16 का जवाब दीजिए सब लोग। ऐसी चर्चाएं सुसाधित करनी चाहिए जिनसे विविधता के प्रति स्वीकृति और सम्मान पैदा हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहां पे देख सकते हो 17, आप स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों, दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधित स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? मुख्यधारा, बहिष्करण, एकीकरण या समावेशन? बताइए भाई, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 17 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आपका स्कूल विभिन्न सुविधाओं की पहुंच पाने के लिए सीढ़ियों और दरवाजों और दूसरे वास्तुकला संबंधी स्वरूपों द्वारा पैदा की गई बाधाओं को दूर करने के लिए अपनी आधारभूत संरचनाओं में सुधार कर रहा है। ऐसा करके स्कूल क्या प्रोत्साहित कर रहा है? बताइए। समावेशन हो जाएगा यहां पे। ठीक है, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, क्षीण दृष्टि से जूझते विद्यार्थियों के समावेशन हेतु एक अध्यापक को क्या देने से बचना चाहिए? दृश्य, अव्यवस्थित नोट्स, आवर्धक लेंस, बड़े आकार में छपी पाठ्यपुस्तकें, स्पर्शनीय मानचित्र और आलेख। बताइए सब लोग। मतलब क्षीण मतलब दृष्टिबाधित वाले जो बालक होते हैं ना, हमें जो है दृश्य अव्यवस्थित नोट्स देने से बचना चाहिए। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अवधान न्यूनता, अति क्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है इसमें? बताइए 19 का करेक्ट आंसर क्या होगा? तो उनकी काफी लंबी और स्थिर अवधान अवधि होती है। यहां पे चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, एक स्कूल में एक प्रतिभावान विद्यार्थियों को कुछ श्रेणियां छोड़कर सीधे उच्च श्रेणी में पदोन्नत कर दिया जाता है। प्रतिभावान विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? 20 का जवाब दीजिए सब लोग। बताइए इस स्कूल में किस उपागम का इस्तेमाल किया गया है? त्वरण का। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को किसके अत्यधिक अवसर मिले? एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करने के अत्यधिक अवसर मिले, या ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले, या तथ्यों को रट कर याद करने के अत्यधिक अवसर मिले, या निष्क्रिय होकर सुनने के अत्यधिक अवसर मिले? बताइए 21 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अर्थपूर्ण अधिगम हेतु कक्षा में ऐसी संस्कृति विकसित करनी चाहिए जहां विद्यार्थियों को जो है ज्ञान का निर्माण करने के अत्यधिक अवसर मिले। ठीक है, यहां पे दूसरा ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे 22, विद्यार्थियों को क्या बनने से के लिए जो है सुसाधित करना चाहिए? स्वतंत्र विचारक, आश्रित अधिगमकर्ता, निष्क्रिय अनुकरणकर्ता, या उच्च श्रेणी के प्रतिद्वंदी? 22 को जवाब दीजिए।
विद्यार्थियों को क्या बनने के लिए स्वसाधित करना चाहिए? स्वतंत्र विचारक बनने के लिए स्वसाधित करना चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 23 का जवाब दीजिए। अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है। यहाँ पे देख सकते हैं कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तर्क आर है, प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 23 का जवाब दीजिए भाई सब लोग। शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है, ये सही है। और तर्क आर कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए, बल नहीं देना है, तो ये गलत हो जाएगा। ए से आर यहाँ पे आपका गलत है। ठीक है, चलिए भाई अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हो। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु अत्यधिक जटिल हो, अध्यापक का शिक्षा शास्त्र व्यवहारात्मक हो, अधिगम लक्ष्य परीक्षा केंद्रित हो, या अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। बताइए 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब क्या हो? अधिगम का मतलब होता है करके सीखना, तो अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब अधिगम का स्वभाव प्रयोगात्मक हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है। रीना एक दी गई समस्या के समाधान हेतु उस समस्या से मिलती जुलती समस्याओं को उद्गत कर रही है। वह निम्न में से किस समस्या समाधान युक्ति का इस्तेमाल कर रही है? बताएंगे सब लोग। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? 25 का दूसरा होगा, अनुरूपक सोच हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे अभिकथन और तर्क वाला प्रश्न है कि एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा दी गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। और तर्क आर है, त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता। बताइए 26 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? एक अध्यापिका को विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों पर कोई ध्यान नहीं देना चाहिए। ये तो गलत है भाई, ध्यान देना चाहिए। त्रुटियों का अधिगम प्रक्रिया में कोई महत्व नहीं होता, भाई गलत है ये भी, तो दोनों आपके गलत हैं। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। सभी लोग जवाब दीजिए, विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए? 27 का जवाब दीजिए सब लोग। अनदेखा कर देना चाहिए या पुनर्उत्पादित कर देना चाहिए, क्या करना चाहिए? बताइए सब लोग। सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 27 का करेक्ट आंसर क्या होगा? विद्यार्थियों को जो है विद्यार्थियों की भावनात्मक स्थिति के प्रति विचारशील होना चाहिए और नए ज्ञान के निर्माण पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहां पे देख सकते हो। अधिगम असहायता से जूझते विद्यार्थी योग्यता का ऐसा दृष्टिकोण रखते हैं जिसमें मेहनत करके योग्यता में बढ़ावा नहीं किया जा सकता। योग्यता के प्रति ऐसा दृष्टिकोण क्या कहलाता है? एकल दृष्टिकोण, वार्धिक दृष्टिकोण, प्रवीणता उन्मुखी दृष्टिकोण, या अधिगम आशावादी दृष्टिकोण? वो कहलाता है एकल दृष्टिकोण। ठीक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए 29 का जवाब दीजिए। अधिगम के लिए एक सहायक वातावरण पैदा करने हेतु यह महत्वपूर्ण है कि विद्यार्थियों की रुचियों को अनदेखा करें या विभिन्न हिस्सेदारी जैसे कि माता पिता, अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच संप्रेषण पोषित करें। बहुत सख्त, कठोर एवं सत्तावादी अध्यापकों की नियुक्ति करें या पढ़ाने के लिए मानकीकृत पाठ्यक्रम को लागू करें। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? बहुत ही सरल प्रश्न है भाई, टैग वर्ड की सहायता से आप सॉल्व करेंगे तो तुरंत आप कर लेंगे। अनदेखा नहीं करना है। ठीक है, कठोर गलत हो गया, मानकीकृत आपका निगेटिव होता है, तो यही बचा आपका, यही सही हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कारक विद्यार्थियों के प्रभावशाली और अर्थपूर्ण अधिगम में सहयोग नहीं करता? बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र, अधिगम की सार्वभौमिक रूपरेखा, मानकीकृत पाठ्यक्रम, अध्यापन का संरचनावादी उपागम। टैग वर्ड की सहायता से सॉल्व करना। मानकीकृत आपका नेगेटिव होता है, नहीं पूछा है तो यही आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये थी आज की जो है सीडीपी की क्लास। कैसी रही क्लास? कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर देना। ऐसी ही डेली क्लासेस देखने के लिए हमारे एजुकेशन मिसाइल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे जरूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली क्लास दोपहर 2:30 बजे। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।